नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस क्लास में। यहाँ हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं का अध्याय नंबर 12, जिसका नाम है आपदाएं और उनका प्रबंधन। इस नाम से आप क्या समझ रहे हो? आपदाओं का मतलब होता है ऐसी विभिन्न प्रकार की मुसीबतें जिनका हमें अपने जीवन में कभी ना कभी सामना करना पड़ सकता है। इनके कारण क्या होते हैं, इनको किस तरीके से पहले से हमें सचेत किया जाना चाहिए और क्या इनके आने के बाद हम प्रबंधन कर सकते हैं, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। सबसे पहले आज की इस क्लास में हम बात करेंगे बाढ़ के बारे में, जिसे अपन कहते हैं फ्लड। जब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो कोई जो भूमिगत क्षेत्र है वो आपका क्या हो जाता है, जलमग्न हो जाता है, उसी को अपन कहते हैं बाढ़। इसके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे। देखिए, प्रकृति में पारिस्थितिकीय संतुलन। प्रकृति के प्राकृतिक नियंत्रण साधन होते हैं। प्रयोग में आए संसाधनों को प्रकृति पुनः भर देती है, आधिक्यता को नियंत्रण में रखती है और यह सब प्राकृतिक रूप से जैवीय भू रासायनिक चक्र के कारण होता है। इस प्रकार प्रकृति में संतुलन बना रहता है, यानी कि एक स्थिरता रहती है। इसमें खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल तथा अन्य प्राकृतिक घटनाओं का बहुत बड़ा हाथ है। खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल से कैसे हमारा पारिस्थितिकीय संतुलन बना रहता है, तो देखिए, एक पोषी स्तर पर रहने वाले जो जीव है वो दूसरे पोषी स्तर पर रहने वाले जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि एक जो जीव है केवल पर्टिकुलर एक ही चीज़ को खाता है, वो किसी और चीज़ को भी अपना भोजन बना सकता है। तो इस तरीके से जितनी ज़्यादा खाद्य श्रृंखलाएं होती है उतना जटिल आपका खाद्य जाल होता है और फिर उतना ही परितंत्र स्थायी होता है। इस प्रकार प्रकृति में प्राकृतिक संतुलन को नियमित किया जाता है। इसको पारिस्थितिकीय संतुलन कहते हैं। क्या कहा जाता है? इसको पारिस्थितिकीय संतुलन कहा जाता है। आगे देखिए, बात करते हैं प्राकृतिक आपदाओं की। अचानक कुछ ऐसी घटनाएं हो जाएं, अचानक कुछ ऐसी समस्याएं आ जाए जिनका हमें अपने जीवन में सामना करना पड़े। तो देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप प्राकृतिक आपदाओं के लिए सबसे अधिक संभावित क्षेत्र है। आपदाओं के प्रकारों के बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पर हम देखेंगे प्राकृतिक आपदाएं और आपके मानव निर्मित आपदाएं। प्राकृतिक आपदाएं होती है जो प्रकृति के द्वारा अपने आप आती है, उनको बोलते हैं प्राकृतिक आपदाएं। दूसरा आपके होता है मानव निर्मित आपदाएं, जो मनुष्य की गलती की वजह से अगर कोई जो जनता है वो किसी समस्या का सामना कर रही है, उसको अपन कहते हैं मानव निर्मित आपदाएं। देखिए, आपदाएं दो प्रकार की होती है, प्राकृतिक और मानव निर्मित। उदाहरण के लिए आग, दुर्घटनाएं जैसे कि सड़क, रेल या फिर वायु दुर्घटना, औद्योगिक दुर्घटनाएं या महामारी मानव निर्मित आपदाओं के कुछ उदाहरण हैं। अगर हम बात करें प्राकृतिक आपदाओं की तो उसके उदाहरण क्या हो सकते हैं? अपने पास बाढ़ है, सुनामी है, चक्रवात है, भूकंप है। ये क्या है आपके? चक्रवात। क्या? चक्रवात। और फिर आपके है भूकंप। ये सब क्या है आपके यहाँ पर प्राकृतिक आपदाओं के उदाहरण हैं। क्लियर? चलिए देखिए, प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों ही आपदाएं भयानक विनाश करती हैं। भयानक विनाश कैसे? जैसे मान लीजिए भूकंप आ गया तो जमीन हिल जाएगी, जो बिल्डिंग है वो गिर जाती है, जो वाहन है वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, सड़कें क्षतिग्रस्त हो जाती है, कई लोगों की मृत्यु भी हो जाती है मलबे में दबने से। बाढ़ है, बाढ़ के आने से पानी में बह के लोग जो है मर जाते हैं। साथ के साथ बाढ़ में कई प्रकार की ऐसी महामारियां भी फैल जाती हैं। तो मानव जीवन की क्षति, जीविका उपार्जन के साधनों, संपत्ति और पर्यावरण का अवक्रमण इन आपदाओं का परिणाम होता है। आपको पता है, बाढ़ आ गई तो पूरे घर में जो भी सामान है वो पानी में बह जाता है। भूकंप, चक्रवात, बाढ़ और सूखा प्राकृतिक आपदाओं के उदाहरण हैं। और आज की इस क्लास में हम बात करेंगे एक प्राकृतिक आपदा जो है बाढ़। देखिए, प्राकृतिक आपदाएं, कुछ आपदाएं प्रकृति में अपने आप ही पैदा हो जाती हैं, इनको अपन कहते हैं प्राकृतिक आपदाएं। सबसे पहले बात करते हैं बाढ़ के बारे में, जिसको अपन क्या कहते हैं? फ्लड कहा जाता है। अब फ्लड यानी कि बाढ़ है क्या? तो जब आपके बहुत ज़्यादा पानी भर जाए जल स्रोतों के अंदर और जो भूमिगत जमीन है उसको क्या कर दे? जलमग्न कर दे,
यानी कि एक अधिकता से भी अधिकता में क्या हो जाए, आपके पानी बरस जाए, उसको अपन कहते हैं बाढ़। नदियों तथा जल स्रोत या जलाशयों में अधिक जल आने से अचानक और अस्थायी रूप से किसी भूभाग का जलमग्न हो जाना क्या कहलाता है, आपके बाढ़ कहलाता है। इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, किस वजह से बाढ़ आ सकती है? तो देखो, बहुत ज़्यादा वर्षा अगर हो रही है तो उसकी वजह से बाढ़ आ सकती है। मान लीजिए बादल फट गया, उसकी वजह से बाढ़ आ सकती है। देखिए, बाढ़ अतिवृष्टि, तेज हवाएं, चक्रवात, सुनामी, बर्फ का पिघलना, बांधों का फटना आदि के कारण आती है। अब यहाँ पर आगे देखिए इसके क्या क्या प्रभाव होते हैं। तो कई प्रकार के प्रभाव अपने को देखने को मिलते हैं। जैसे अगर अपन बात करें कि कुछ महामारियां फैल जाती हैं, जैसे अगर अपन बात करें इमारतें जो है वो आपके जलमग्न हो जाती हैं, जो जनजीवन है उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, जो साधन हैं उन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, हताहत यानी कि घायल, डूबने। अब मान लीजिए बाढ़ आ रही है, कई जो है उनको तैरना नहीं आता, वो पानी में डूब जाते हैं, या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहे होते हैं, उनको पता नहीं है कि यहाँ पे गड्ढा है, तो वो उसके अंदर गिर जाते हैं। तो या तो चोट लग जाती है या कई बार मृत्यु भी हो जाती है, डूब जाते हैं। तो डूबने, गंभीर चोट या महामारियों जैसे डायरिया, हैजा, पीलिया, वायरल संक्रमण के कारण मनुष्यों और पशुओं की मृत्यु बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की सामान्य समस्याएं हैं। आगे देखिए, इमारतों की क्षति यानी कि संरचनात्मक क्षति। आपको पता है कि बाढ़ आती है तो पानी जो है बिल्डिंग्स के अंदर घुस जाता है, जिसकी वजह से जो इमारतें हैं वो भी क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। तो देखिए, बाढ़ के दौरान मिट्टी के घर और कमजोर नींव पर खड़े भवन ढह जाते हैं, जान मान के लिए खतरा और क्षति पैदा हो जाती है। सड़कों, रेल पटरियों, बांधों, स्मारकों, फसलों और पशुओं की भी भारी हानि होती है। फसल पूरी उस पानी के अंदर डूब जाती है। पशु जो तैरना नहीं जानते, चौपाया जानवर कहाँ तैरना जानते हैं, तो वो भी उस पानी के अंदर डूबकर मर जाते हैं। आगे देखिए, बड़े बड़े पेड़ भी उखड़ जाते हैं, जिसके कारण भूस्खलन और मृदा अपरदन हो जाता है। तो अगर कोई एक प्राकृतिक आपदा आती है तो उसके साथ बहुत सारी समस्याएं वो अपने साथ लाती है। आगे देखिए, माल सामान सामग्री की क्षति। घरों में पानी बह जाएगा, आ जाएगा, तो सारी चीज़ें पानी के साथ बह जाएगी, नहीं बह जाएगी? तो देखिए, घरेलू सामान के साथ साथ खाद्य पदार्थ, बिजली के उपकरण, फर्नीचर, कपड़े, अनाज, मशीनी उपकरण, गाड़ियाँ, पशुधन, साल्ट पैन और मछली के शिकार की नौकाएं पानी में डूबकर बेकार हो जाती है। यानी कि जो भी सामान आपके पास है उस बाढ़ संभावित क्षेत्र में या जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है उसमें ये सारी चीज़ें क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। आगे देखिए, उपयोगी वस्तुओं की क्षति। आप जो भी चीज़ उपयोग में लेते हैं, हो सकता है वो आपके वाहन हो या कोई सिंचाई के साधन हो या फिर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, तो उनकी क्षति हो जाती है पानी आ जाने की वजह से। जल आपूर्ति, वाहित माल व्यवस्था, संचार व्यवस्था, बिजली व्यवस्था और परिवहन व्यवस्था, रेल मार्ग सभी बाढ़ के कारण खतरे में पड़ जाते हैं। बाढ़ में ऐसा थोड़ी कि ट्रेन दौड़ रही है पानी के अंदर ही, नहीं होता ना ऐसा। तो ऐसे सारी जो चीज़ें हैं वो प्रभावित होती हैं। फसलों की क्षति, जब बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है खेतों में तो सारी फसल उसी के अंदर डूब जाती है, जलमग्न हो जाती है, जिससे वो खराब हो जाती है। बाढ़ के कारण खेतों में खड़ी लहलाती फसल की भी भारी हानि, भंडारित अनाज के साथ काट कर रखी फसल क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। यानी कि हर एक तरीके से जनजीवन प्रभावित होता है बाढ़ में। आगे देखिए, बाढ़ों का नियंत्रण कैसे किया जा सकता है? तो वृक्षारोपण करके, यानी कि पेड़ लगाकर, बांधों के निर्माण से, नदी नहर नालों से गाद निकालकर उन्हें गहरा करने से और तटों को चौड़ा करने से उनमें अधिक पानी भरने की धारण क्षमता बढ़ जाती है, तो पानी उनमें समा जाएगा, तो जो बाढ़ है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। अब बात करते हैं प्रबंधन की कि बाढ़ आने पर क्या क्या प्रबंधन करने चाहिए। बाढ़ नियंत्रण की उचित योजना और उचित प्रबंधन तरीकों का नियोजित ढंग से पालन करके बाढ़ से होने वाली क्षति से बचा जा सकता है और जान माल की हानि को काफी हद तक रोका जा सकता है। देखिए कैसे, बाढ़ प्रदत्त क्षेत्रों की पहचान।
देखो, जो हर एक जो प्राकृतिक आपदा है उसके लिए एक विभाग होता है। अगर वो विभाग पहले से ही उस क्षेत्र को सतर्क कर दे कि आपके क्षेत्र में बाढ़ आने वाली है, तो वो लोग अपने घरों को खाली करके अपने सामानों के साथ दूसरी जगह पलायन कर सकते हैं। तो देखिए, बाढ़ों के उचित प्रबंधन के लिए सुचारू और युक्ति संगत योजना बनाने के लिए बाढ़ प्रवृत्त क्षेत्रों को पहचान कर उन्हें चिन्हित करना आवश्यक है कि यहाँ पर बाढ़ आ सकती है। बाढ़ का पूर्वानुमान लगाया जाना चाहिए। प्राय लोगों को काफी पहले खतरे की सूचना देकर सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया जाता है। भारत में वर्षा मापक स्टेशनों का जाल काफी बड़ा है। बाढ़ की चेतावनी केंद्रीय जल कमीशन, कौन? केंद्रीय जल कमीशन यानी कि सेंट्रल वाटर कमीशन, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण डिवीजन और जल संसाधन विभाग द्वारा जारी की जाती है। तो अगर ऐसे क्षेत्रों के लोगों को पहले ही सूचित कर दिया जाए, सचेत कर दिया जाए कि आपके क्षेत्र में बाढ़ आ सकती है, तो वो वहां से अपने उन घरों को छोड़कर अपने सामानों के साथ दूसरी जगह जा सकते हैं। भूमि उपयोग की योजना, बाढ़ संभावित क्षेत्रों में विकास के किसी मुख्य कार्य की अनुमति नहीं देनी चाहिए। क्योंकि देखो, मान लीजिए कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कोई बिल्डिंग बन रही है, लेकिन यहाँ से बाढ़ आई, उस बिल्डिंग को ही बहा ले गई। वृक्षारोपण को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। वृक्षोन्मूलन एकदम नहीं होना चाहिए, यानी कि पेड़ों को एकदम से नहीं काटना चाहिए। ऐसे निर्माण कार्य की जिसके कारण जल निकास बाधित हो, कभी अनुमति नहीं देनी चाहिए। अचानक आए पानी के निकास की नलियों के ऊपर अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। इन सब से बाढ़ का खतरा घट जाता है। आगे देखिए, कुछ पूर्वापाय यानी कि सावधानियां जिनसे बाढ़ का खतरा कम होता है, वो इस प्रकार हैं। यानी कि पहले से ही क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो देखो, घरों को बाढ़ संभावित क्षेत्र से दूर बनाना, जहां पर लगे कि यहाँ पर क्षेत्र में बाढ़ ज़्यादा आती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए जो घर है उनको वहाँ से दूर बनाना चाहिए। मौसम की सूचना, बाढ़ आने के पूर्वानुमान की सूचनाओं के प्रति जागरूक और सचेत रहना कि हाँ, इस क्षेत्र में बाढ़ आ सकती है। तो जो भी कमेटी है या जो भी वहाँ पर कोई भी अगर ऐसी कोई समिति बनाई गई है, तो वो उस क्षेत्र को क्या दे दे, सूचना दे दे कि हाँ, इस क्षेत्र में बाढ़ आ सकती है। स्थान खाली करने के निर्देश और चेतावनी के तुरंत बाद तुरंत ही उपलब्ध शरण स्थलों में चले जाना, क्योंकि जो जहाँ पर बाढ़ आती है तो ऐसे लोगों के लिए कैंप लगाए जाते हैं, राहत शिविर लगाए जाते हैं। तो राहत शिविरों में जाकर रहना चाहिए। जब आप शरण स्थल में जा रहे हो तो अपने कीमती सामान को किसी ऊंचे स्थान पर रख देना जिससे वह बहे या डूबे नहीं। साथ के साथ अगर आपके घर में कोई भी जानवर है तो आप उसको अपने साथ लेकर जाएं। आगे देखिए, आपातकाल के लिए कुछ अतिरिक्त भोजन जैसे कि दाल, चावल, शक्कर इत्यादि घर में रखना। किसी खुले या ढीले बिजली के तार को न छूना। अफवाह फैलाने और उनको सुनने से बचना कि फालतू की, मान लीजिए आपको पता है कि लोगों की तो बात ही यही होती है कि एक बात कर रहे हैं, चार बात फैला रहे हैं, तो इन बातों से बचना चाहिए। वृद्ध और बच्चों का विशेष ध्यान रखें और उनके खाने का प्रबंध रखना। बाढ़ के समाप्त होने के बाद स्वयं की और परिवार की चिकित्सकीय जांच अवश्य कराएं, क्योंकि बाढ़ में क्या होता है, कई प्रकार की बीमारियां फैलती हैं, वो आपके महामारियों का रूप भी लेती हैं। इसीलिए चिकित्सकीय परामर्श और सलाह जरूर लेनी चाहिए और चोट और किसी भी प्रकार की बीमारी से डॉक्टरी सलाह लेना। आगे देखिए, घर और आसपास जमा हुए बाढ़ के कचरे के ढेरों को साफ करना और किसी भी नुकसान या क्षति की सूचना राजस्व विभाग को अवश्य देना। तो हम क्या कर सकते हैं, जो प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ है, उसके आने पर क्या क्या प्रबंधन हम कर सकते हैं, इसके बारे में हमने यहाँ पर बात की है। क्लियर हुई बात? तो प्राकृतिक आपदाओं में एक आपदा हमने यहाँ पर पढ़ ली है, बाढ़। हम मिलेंगे अगली क्लास में इसी चैप्टर के अगले टॉपिक के साथ, कुछ और प्राकृतिक आपदाओं के साथ। अगर आपको क्लास पसंद आई है, आप इस क्लास को लाइक कीजिए। जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक धन्यवाद।